दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी, अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी। दोस्तों, शाम हो रही थी। तालाब के किनारे एक मंच बना दिया गया था जिस पर यथासमय अमीर को आकर बैठना था। वे यह नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बोरे महल से रवाना कर दिए गए। खाली बोरों के साथ 8 और मुल्ला नसरुद्दीन वाले बोरे के साथ केवल 3 सैनिक भेजे गए। यथासमय अमीर भी आकर अपने तख्त पर विराजमान हो गए। उन्होंने अरसला बेग से पूछा, अरसला बेग, अब क्या देर है? बस मेरे आका। सिपाही पहुंचते ही होंगे। तभी मस्जिद की बुर्जियों से अजान की आवाज सुनाई दी। आधी मंजिल तय हो चुकी थी जब मुल्ला नसरुद्दीन के कानों में अजान की आवाज पड़ी। वह बोरे में बंद एक सिपाही की पीठ पर लदा हुआ था। बारी बारी से सिपाही उसका बोझा ढो रहे थे। एक उसे पीठ पर लादता तो 2 नंगी तलवार लेकर उसके पीछे चलते। अजान की आवाज सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, ऐ सिपाहियों, मैं मरने से पहले दुआ करना चाहता हूं ताकि अल्लाह मेरी रूह को कबूल फरमाए। ठीक है, बोरे में ही दुआ कर लो, सैनिक ने बोरा नीचे रखकर कहा। हम तुम्हें खोल नहीं सकते। हम लोग कहाँ हैं? अल्लाह के लिए मेरा मुंह मस्जिद की ओर कर दो। हम लोग करशी फाटक के पास हैं। यहाँ चारों ओर मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। अब जल्दी से दुआ कर लो। मुल्ला नसरुद्दीन दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह, तू कुछ ऐसा करिश्मा कर कि जिस किसी को भी मेरे 10,000 तंके मिलें, वह उनमें से 1,000 किसी मस्जिद को देकर मेरे लिए मुल्ला से 1 वर्ष तक दुआ की खैर मनाए। 10,000 तंकों का नाम सुनते ही सिपाहियों के मुंह में पानी आ गया। एक ने कहा, हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी प्यार भरा दिल है, हम तुमसे नरमी का बर्ताव करेंगे। यदि दे हम अमीर की तनख्वाह बिना गुजारे लायक धन पा जाते तो हम तुम्हें छोड़ देते। दूसरे ने कहा, मैं एक मस्जिद की तीमारदारी के लिए चंदा देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता जो 7-8 हजार तंके चंदा देता तो उससे वादा कर लेता कि अल्लाह के तख्त के पास बादलों से लिपटा उसका नाम रोज ऊपर आता रहेगा। ऐ नेक व पाक सिपाही, मैं तुम्हें 10,000 तंके देना चाहता हूँ जो कि करशी कब्रिस्तान में गड़े हैं। वे कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने में कब्र के पत्थर के नीचे दबे पड़े हैं। यदि तुम 10 वर्षों तक मेरा नाम मस्जिद में लिवा सको तो उन्हें तुम ही निकाल लेना। इनमें तीनों कोनों के नीचे मैंने 3,333 व 1/3 तंके गाड़ रखे हैं। अब तुम्हें कोई दिक्कत न होगी। सिपाहियों की नजरें आपस में मिली। निर्णय हुआ। फिर एक सिपाही को बोरे के पास छोड़कर 2 सिपाही कब्रिस्तान की ओर चले। बेसब्री का मारा तीसरा सिपाही भी उसी ओर चल दिया। तभी उधर से कोई लंगड़ा व्यक्ति गुजरा। यह सूदखोर जाफर था। बोरे पर नजर पड़ते ही उसका लालची मस्तिष्क जाग उठा। इसमें में क्या हो सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। वह धीरे से खांसा, उफ, इसमें तो लगता है कोई आदमी है। फिर बोरे के करीब चेहरा करके उसने पूछा, ऐ भाई, क्या तुम्हें जबरन किसी ने इस बोरे में बंद किया है? मुल्ला नसरुद्दीन का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसे अपनी वह कसम याद आई जो उसने सभी नागरिकों के सामने खाई थी। सूदखोर जाफर को उसी तालाब में डूबोकर मारूंगा। वह बोला, अरे भले आदमी, क्या मैं 600 तंके इसलिए खर्च करूंगा कि कोई मुझे बोरे में बंद कर दे? तुमने 600 तंके 600 तंके क्यों खर्च किए? पहले वादा करो कि मेरी पूरी कहानी सुनोगे। मैं वादा करता हूं भाई। यह बोरा 1 अरब से मैंने इसलिए किराए पर लिया था क्योंकि मैं लंगड़ा, काणा व कुबड़ा हूं। मेरी प्रेमिका का बाप मुझे पसंद कर सके, इसलिए मैं इस बोरे में बंद हो गया। इस बोरे की खासियत यह है कि इसमें 4 घंटे बंद रहकर कोई भी आदमी विकार रहित और सुंदर हो जाता है।
अब मुझे ही देख लो, मैं बिल्कुल ठीक और खूबसूरत हो गया हूँ। मैं चाहता तो 2 घंटे के लिए किसी को इस बोरे में साझी कर लेता तो मेरे 3 सी तंके बच जाते, क्योंकि मैं तो 2 घंटे में ही बाका जवान हो गया हूँ। खैर, 600 तंकों की अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसका इलाज कब्रिस्तान के पास ही होता है। अरब ने मुझे बताया था कि अकेला होने पर 3 जिन्न आकर पूछेंगे कि बता 10,000 तंके कहाँ हैं। उत्तर में मुझे कहना होगा, तांबे जैसी ढाल है जिसकी, उसका माथा तांबे का, उकाब के दर पर उल्लू। ए जिन्न, तू पता पूछता है उस रकम का जो तूने नहीं छिपाई, इसलिए पलट व चूम मेरे गधे की दूं। जैसा अरब ने कहा था वैसा ही हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम यहाँ से चलते बनो, मेरी कहानी खत्म। ए नेक इंसान, मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ जैसे तुम थे। मैं भी सुंदर होना चाहता हूँ। क्या 300 तंके में यह बोरा तुम मुझे नहीं दे सकते? दे सकता हूँ, लेकिन रकम पेशगी देनी होनी। हो सकता है ठीक होने के बाद तुम मुकर जाओ। बेशक बेशक, पेशगी ले लो। उसने जल्दी जल्दी बोरे का मुंह खोला। मुल्ला नसरुद्दीन खटाक से बाहर आ गया। जाफर ने उसे एक थैली थमाई और बड़ी बेताबी से बोरे में घुस गया। जल्दबाजी और उतावलेपन में उसने यह भी नहीं देखा कि बोरे में से कौन निकला है और उसने 300 तंकों की थैली किसे थमाई है। उतनी ही तेजी से मुल्ला नसरुद्दीन ने बोरे का मुंह बांधा और लपककर एक पेड़ की ओट में जा छिपा। वह छिपा ही था कि सिपाही क्रोध से पांव पटकते हुए वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे क्रोध से तमतमा रहे थे। आते ही वे बोरे पर पिल पड़े। बेहिसाब ठोकरें उन्होंने बोरे में बैठे जाफर पर रसीद कर दी। वे बोले, क्यों बे चालबाज, तेरी यह मजाल, हमें चकमा देना चाहता था, दगाबाज। अंदर बैठा जाफर किसी मंत्र की भांति वह सब बोल रहा था जो मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे बताया ढाया था। उसकी उलझुलूल बकवास सुनकर सिपाहियों को अधिक क्रोध आ गया और वे तबीयत से उसकी धुनाई करने लगे। अबे गीदड़ की औलाद, हमें बेवकूफ बनाकर भागना चाहता था। जाफर अपनी हाके जा रहा था और सिपाही क्रोध में भरकर उसकी कुटाई कर रहे थे। अंत में जब सिपाही थक गए तो उसे कंधे पर लाद कर चल दिए। अब मुल्ला नसरुद्दीन ओट से बाहर निकला। उसने एक नहर पर हाथ मुंह धोए और मस्ती में एक ओर चल दिया, खुली हवा में आजादी की सांसें लेता हुआ। कुछ देर बाद सिपाहियों ने तालाब के किनारे मंच की सीढ़ियों पर चढ़कर बोरा बेरहमी से एक ओर पटक दिया। तभी जाफर भीतर से कराहा, अरे भाई जिन्न, जरा संभल कर, अगर इस प्रकार बोरा पटकोगे तो मेरी तो हड्डी पसलियां ही टूट जाएंगी। पाक शेख तुरखान के तालाब की तह में जाकर तू शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। वहां काफी शोर शराबा मचा हुआ था। आवाजों के अमीर अमीर बख्तियार व अरसला बेग की आवाजें पहचानकर जाफर घबरा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारा के अमीर आजम के हुक्म से कुफ्र फैलाने वाला मलून बदमाश, अमन की शांति भंग करने वाला, फूट डालने वाला मुल्ला नसरुद्दीन पानी में डुबोया जा रहा है। इस घोषणा के बाद ही कुछ जल्लादों ने बोरा उठाया और सिर से ऊंचा उठाकर हवा में लहराते हुए पानी के हवाले कर दिया। बोरे में बंद जाफर बुरी तरह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं, जाफर हूँ। जाफर, मुझे छोड़ दो। मैं जाफर हूँ। मगर उसकी चीख पुकार पर भला किसे ध्यान देना था। उसकी चीख गुलजान की उस तेज चीख के नीचे दब गई जो कि नयाज के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी थी। जबकि अमीर के खेमे में खुशियां छा गई थीं। शाह अमीर सहित सभी दरबारियों के चेहरे खिले हुए थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था।
वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता है, जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता। मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी, जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कपड़े धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए? इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या। उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी। इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोर कर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्री ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से खंगालना शुरू किया। मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्नी पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्नी से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी, जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो, तुम गिर भी सकती थी। इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्री ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हैं। इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो। मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती। दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है। तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया।
मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूँ। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूँ मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्नी को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था। अब दर्द की शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा, इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता, और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता, तो पाँव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ। बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं। मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा में रहते हुए काफी समय बीत चुका था। वह बुखारा के हर वर्ग के लोगों के बीच एक समझदार और जहीन इंसान समझा जाता था। उसके दुर्दिन दूर हो चुके थे। अब तो बुखारा में बिना उसके किसी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जश्न हो या जलसा, उसमें नसीरुद्दीन को अवश्य आमंत्रण मिलता था। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बुखारा के एक रईस के घर से भोजन करने का बुलावा आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने उसे भोज में जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसे यह अरमान था कि समाज में उसके परिवार को प्रतिष्ठा मिले, उसके परिवार का रसूख हो, शानो शौकत हो। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आता तब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करती और खास तौर से उसके कपड़ों का इंतजाम करती। वह देखती कि किस तरह के लोगों के बीच मुल्ला को जाना है। वह अवसर और परिवेश के अनुरूप मुल्ला के लिए वस्त्र निकालती और उन्हें पहनाकर मुल्ला को मुस्कुराकर विदा करती। रईस की दावत में शरीक होने के लिए बेगम ने मुल्ला के लिए शानदार कपड़े निकाले और उसे पहनकर वह रईस के घर जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे बचपन का दोस्त मुस्तफा सामने से आता हुआ दिखा। मुस्तफा को आता हुआ देख मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसे अपने गांव की याद हो आई। अपने अब्बू अम्मी याद आए और याद आए बचपन के संगी साथी। नजदीक आने पर मुल्ला अपने दोस्त से लिपट गया और मुदित मन से बोला, खूब मिले मुस्तफा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि बुखारा में तुम्हें देख भी सकूंगा। मुल्ला की आवाज सुनने के बाद मुस्तफा ने उसे पहचाना और बोला, अरे नसीरुद्दीन तुम। मुझे अंदाज भी नहीं था कि बुखारा बुखारा आकर तुम इतनी तरक्की कर लोगे। मुझे अब यह एहसास है कि बुखारा का बच्चा बच्चा चाबच्चा तुम्हें जानता है और तुम्हारी इज्जत करता है। बुखारा आकर मैंने जिससे भी पूछा तुम्हारे घर के बारे में, उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी और तुम्हारे घर का पता बताया। थोड़ा रुककर मुस्तफा ने मुल्ला से पूछा, तुम कहीं जा रहे हो नसीरुद्दीन? तुम्हारे लिबास से ऐसा ही लगता है। हाँ दोस्त, तुम भी चलो, एक परिचित के घर दावत है।
तुम्हारे साथ जाने पर उसे खुशी ही होगी, कोई एतराज नहीं होगा, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुस्तफा ने अपने मित्र की भावुकता पर हंसते हुए कहा, तू नहीं बदला नसीर, आज भी तू बच्चे की तरह भोला भाला है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई एतराज नहीं है, मगर तू देख रहा है बुखारा पहुंचते पहुंचते मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। शरीर में बार बार पसीना सूखता रहा है, सारा बदन चिटचिट कर रहा है। ऐसे में किसी जलसे या दावत में मेरा जाना ठीक नहीं होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय बचपन के दोस्त के मिलने से उमंग से भरा था। उसने बच्चों की तरह लरचते हुए मुस्तफा से कहा, अरे मुस्तफा, इसमें क्या परेशानी है? तू घर चल, नहा धो ले, कपड़े हैं मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए ढंग के कपड़े निकलवा देता हूं, तुम उन्हें पहन लेना। फिर दोनों दोस्त साथ चलकर दावत का लुत्फ उठाएंगे। मुस्तफा को लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर आया। मुस्तफा ने स्नान किया। अपनी बेगम से कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्तफा के लिए अपनी शानदार शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा मंगाया और नक्काशीदार जूती भी। मुस्तफा जब उन कपड़ों को पहनकर मुल्ला के पास आया तब मुल्ला उसे देखकर चकित रह गया। मुस्तफा उन कपड़ों में शानदार लग रहा था। उसका व्यक्तित्व उन कपड़ों में ऐसा निखर रहा था मानो वह कहीं का सुल्तान हो। मुल्ला अपने दोस्त के शानदार व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगने लगा कि मुस्तफा के व्यक्तित्व के आगे उसका कोई वजूद ही नहीं है। मुस्तफा यह देखकर हैरान हो रहा था कि मुल्ला उसे लगातार देखे ही जा रहा है, न कुछ बोल रहा है और न ही चल रहा है। आजिज आकर उसने मुल्ला को टोका, क्या बात है नसीर, तू मुझे देखता ही रहेगा या दावत खाने चलेगा भी? मुस्तफा की आवाज सुनकर नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी और वह सजग होते हुए बोला, सच कहूं मुस्तफा, तुम इन कपड़ों में बहुत फव रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं के बादशाह हो। वल्लाह, कितना जलाल आ गया है तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा, रहने भी दे यह कशीदाकारी। चल, कहाँ चलना है दावत खाने? मुझे तो भूख लग रही है, मुस्तफा ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्तफा को साथ लेकर रईस के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ से भेंट हो गई। सेठ ने बहुत अदब से पेश आते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों, मुर्तुजा अली के घर दावत पर तो नहीं जा रहे? हाँ सेठ साहब, वहीं जा रहा हूं। ऐसे मौकों पर इनकार करते बनता ही नहीं है, जाना ही पड़ता है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। सेठ ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, और जनाब, आपके साथ ये कौन हैं? अरे, मैं आपका परिचय ही नहीं करा पाया। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे अजीज मुस्तफा अली। रही बात इनके कपड़ों की तो वे मेरे ही हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से कहा। सेठ दुआ सलाम के बाद विदा हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन दावत के लिए मुर्तुजा अली के घर की तरफ चलने लगा तो मुस्तफा उसके साथ आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने नाराज होते हुए मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर, तुम्हारे कपड़े उतारकर अपने वही कपड़े पहन लूंगा और वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन भी समझ चुका था कि उससे गलती हुई है। परिचय कराते वक्त उसे कपड़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुस्तफा को मनाते हुए कहा, दोस्त, मैं समझ गया हूं कि परिचय कराते समय मुझसे भूल हो गई और मैं कपड़ों की हकीकत बयां कर गया। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानता कि कैसे यह बात मेरे मुंह से निकल गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी नाराजगी थूक दो और मुझे माफ कर दो। मुस्तफा ने मुल्ला की बात पर यकीन कर लिया।
वे लोग फिर दावत खाने के लिए निकल पड़े। कुछ रास्ता तय हुआ कि रास्ते में एक साहूकार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को टोका, अस्सलाम वालेकुम मुल्ला नसीरुद्दीन साहब, अरसे बाद जनाब को देख रहा हूँ। कहिए सब खैरियत तो है न? वालेकुम अस्सलाम इदरीस मियाँ, सब खैरियत है। इनसे मिलिए, ये मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अजीज मुस्तफ़ा, पहली बार बुखारा आए हैं मुझसे मिलने। रही बात कपड़ों की तो वे उनके ही हैं। मुस्तफ़ा भीतर ही भीतर खौल उठा, यह भी कोई परिचय कराने का तरीका है। मुल्ला ने तो कहा था कि वह कपड़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, फिर यह कहने की जरूरत क्या थी कि कपड़े उनके ही हैं। अब तो मैं इसके साथ कहीं जाने वाला नहीं, कुछ भी कहता रहे। अब मैं इसके घर जाकर इसके कपड़े उतार दूंगा। बड़ा आया कपड़ा दिखाने वाला। इदरीस मियाँ के जाते ही मुस्तफ़ा ने अपने तेवर दिखाए, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसके आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफ़ा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफ़ा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफ़ा के साथ रईस मुतुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे, वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफ़ा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला, वही उसके साथ अदब से पेश आया। आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफ़ा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफ़ा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफ़ा के साथ रईस मुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे, वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफ़ा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला, वही उसके साथ अदब से पेश आया। भोजन कर चुकने के बाद जब मुल्ला नसीरुद्दीन वापसी की सोच रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि मुतुर्जा अली से अपने मित्र को मिलाया ही नहीं। वह मुस्तफ़ा को लेकर मुतुर्जा अली के पास गया और मुस्तफ़ा से उसका परिचय कराते हुए बोला, मुतुर्जा साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं मुस्तफ़ा, मेरे अजीज। रही बात कपड़ों की तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मुस्तफ़ा ने जब यह सुना तो मन मसोस कर रह गया। वह उस पल को कोस रहा था जब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। मुतुर्जा अली के घर से निकलते समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत के साथ मुस्तफ़ा से पूछा, क्यों इस बार परिचय कराने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मुस्तफ़ा समझ नहीं पाया कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से कहे तो कहे क्या। दोस्तों, यह मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था, यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो, मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा।
गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहां काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहां भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहां गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबूधाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आबूधाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बूढ़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबूधाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुम्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूँ।
इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही अबू धाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे अबू धाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक चाय की दुकान के बाहर जाकर नसरुद्दीन ने अपना गधा रोका। शहर का चक्कर लगा वह थक गया था। सोचा चाय पीकर कुछ ताजा दम हो ले। दुकान में काफी भीड़ भाड़ थी। पास ही नानबाई की दुकान थी, जिसे देखकर उसे भूख का एहसास हुआ। वह दुकान में घुस गया और एक कोने में जा बैठा। दुकान में ऐसी भीड़ थी कि अपने लिए खाने का ऑर्डर देने के लिए भी उसे हलक फाड़कर चिल्लाना पड़ा। और जब वह दुकान के बाहर आया तो 3-4 प्लेट कीमा, 2 रकाबियां चावल और 2 दर्जन समोसे डकार गया और अब एक अजीब सी सुस्ती उस पर छा रही थी। शरीर शिथिल सा पड़ गया था। गर्मी भी बहुत थी। खाने और गर्मी के कारण तबीयत में भारीपन सा लिए वह चाय की दुकान में आया और एक गद्दे पर पसर गया। चाय के लिए बोलकर वह भविष्य के विचारों में खो गया। वह सोचने लगा कि इस समय मेरे पास अच्छी खासी रकम है। इस रकम को किसी धंधे में लगा दिया जाए। यह रकम जीनसाजी या बर्तन बनाने के काम में लगा देना अच्छा रहेगा। इन दोनों कामों को मैं बेहतर जानता हूं। आखिर कब तक यूं ही घूमता रहूंगा? क्या मैं कोई धंधा नहीं कर सकता? क्या मैं किसी से बदतर हूं? मूर्ख हूं? क्या मेरे नसीब में एक हसीन और मेहरबान बीवी नहीं है? क्या मैं बाप नहीं बन रह सकता? फिर उसकी कल्पना में एक नन्हा मुन्ना बच्चा तैरने लगा और वह मुस्कुराकर सोचने लगा, अल्लाह कसम, वह नन्हा शैतान बड़ा ही शरारती होगा और बड़ा होकर मेरी तरह शैतान निकलेगा। मैं अपना सारा इल्म, सारी होशियारी उसमें भर दूंगा। ठीक है, ऐसा ही सही। मैं आज ही निश्चय करता हूं कि अब मैं बेचैन और आवारागर्दी भरी यह जिंदगी छोड़ दूंगा। अब काम शुरू करने के लिए मुझे जीनसाज या कुम्हार की दुकान खरीदने के लिए कम से कम 300 तके चाहिए और मेरे पास कुल 150 तंके ही हैं। तंकों का ख्याल आते ही उसे खुरदरे नौकर की याद आ गई और 150 तंके झटक लेने के लिए वह उसे कोसने लगा। फिर वह होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, खुदा इसे गारत करे, जिस रकम की मुझे जरूरत थी कमबख्त वही रकम छीन कर ले गया। वाह वाह! एक बार फिर भाग्य ने साथ दिया। 20 तंके। इस आवाज के साथ ही तांबे की थाली में पासा गिरने की आवाज सुनाई दी। मुल्ला नसरुद्दीन चौंका। जुआ! सचमुच बाहर जुआ हो रहा था। पशु बांधने के खूंटों के पास की जमीन पर कुछ लोग घेरा बनाए बैठे थे। चायखाने का मालिक घेरे के पीछे खड़ा गर्दन उचकाकर उनके सिरों के ऊपर से झांक रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन कोहनियों के सहारे उठा, फिर सोचने लगा, देखना तो चाहिए, दूर से देखने में हर्ज ही क्या है। न, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ। वह उठकर बाहर जुआरियों के पास आया और झुंड के करीब आकर चाय वाले के कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाया, मूर्ख लोग फायदे के लालच में अपना आखिरी सिक्का तक गवा देते हैं। पैगंबर साहब ने रुपयों के लिए जुआ खेलने को मना किया है। खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि यह गंदी आदत मुझे नहीं पड़ी, लेकिन इस लाल बालों वाले का नसीब तो देखो, लगातार चौथी बार जीता है। देखो देखो, ओह, 5वीं बार भी जीत गया। यह तो भई, ओह, 6ठी बार भी जीत गया। नसीब का बड़ा धनी है, मैंने तो ऐसी किस्मत किसी की नहीं देखी। अरे वाह! फिर दांव लगा रहा है। अरे बददिमाग, बेवकूफ! उसे तो दौलत का झूठा सपना जुए की तरफ खींच रहा है।
हालांकि गुर्बत ने उसके रास्ते में गड्ढा खोद रखा है। इंसान की मूर्खताओं का कोई अंत नहीं। इस लाल बालों वाले को मजा चखाना चाहिए। अगर वह 7वीं बार भी दाव जीतता है तो मैं इससे दाव बदूंगा। वैसे मैं जुए से सख्त नफरत करता हूँ। काश मैं भी अमीर होता तो मैं न जाने कब का जुआ बंद करवा चुका होता। लाल बालों वाला इस बार भी पासा फेंककर जीत गया। उसकी यह 7वीं जीत थी। अब मुल्ला नसरुद्दीन से न रहा गया। वह आगे बढ़ा और खिलाड़ियों को अलग हटाते हुए जुआरियों के घेरे में जा बैठा। जीतने वाले जुआरी से पासे लेकर उसने उन्हें उलट-पलट कर देखा, फिर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ दाव खेलना चाहता हूँ। कितनी रकम है? जीतते रहने के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। वह तो जैसे हर खिलाड़ी का माल हड़पने के लिए उतावला था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अंटी में से थैली निकाली, जरूरत के लायक 25 तंके उसमें ही छोड़ दिए, बाकी तंके तांबे के थाल में डाल दिए। दूर तक चांदी के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई पड़ी। बाकी जुआरी समझ गए कि यह ऊंचा दाव लगाने वाला खिलाड़ी है। और फिर ऊंचे दावों का खेल शुरू हो गया। लाल बालों वाले ने पासे उठा लिए और खेल शुरू हो गया। वह देर तक पासों को खनखनाता रहा। न जाने क्यों अब उसके चेहरे पर झिझक दिखाई देने लगी थी। सभी जुआरी सांस रोककर देख रहे थे। यहां तक कि मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी सिर उठाकर देखने लगा। उसके कान खड़े हो गए थे। अब केवल पासों की खनखनाहट ही वहां सुनाई दे रही थी। अंत में लाल बालों वाले ने पासे फेंके। दूसरे खिलाड़ी गर्दन बढ़ाकर देखने लगे तथा एक साथ पीछे की ओर लुढ़ककर बैठ गए। उन्होंने एक साथ ही लंबी लंबी सांसें लीं, मानो ये सब सांसें एक ही सीने से निकली हों। बेचारे जुआरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से एक दर्दनाक आंसी निकली। पासे पर 3 दिखाई दिया। वह हार रहा था, इसका विश्वास उसे हो गया, क्योंकि एक उतना ही कम निकलता था जितना कि 6 और दूसरा कोई भी पासा मुल्ला नसरुद्दीन के अनुकूल होगा। पासों को मुट्ठी में लेकर हिलाते हुए उसने चमकती आंखों से इधर-उधर देखा। उसे पूरा विश्वास था कि आज भाग्य उसके साथ है। यही सब सोचकर उसकी गर्दन गर्व से कुछ तन गई थी, लेकिन यह उसकी भूल थी। वह भूल चुका था कि भाग्य सनकी और थाली के बैंगन के समान होता है जो इधर उधर लुढ़कता है। नसरुद्दीन के भाग्य ने भी सोचा कि यह उस पर बड़ा गर्व कर रहा है, अतः इसे सबक सिखाना ही होगा। इस काम के लिए उसने उसके गधे को चुना। एकाएक गधा पलटी खा गया। उसकी पीठ जुआरियों की ओर हो गई। इधर मुल्ला नसरुद्दीन पासे फेंकने के लिए अभी हाथ हिला ही रहा था कि एकाएक गधे की पूंछ उसके हाथ से टकराई और पासे उसके हाथ से फिसल गए। पासे देखते ही लाल बालों वाले के हलक से खुशी भरी चीख निकली। वह जीत गया था। खुशी के कारण वह पेट के बल तंकों वाले थाल पर लेट गया। दांव पर लगी रकम उसने अपने भारी बदन से ढक ली। मुल्ला द्वारा फेंके गए पासे काने थे। दांव हारते ही मुल्ला नसरुद्दीन को जैसे काठ मार गया। स्तब्ध सा बैठा वह अपना होंठ चबाता रहा। उसकी फटीफटी आंखों के सामने जैसे सारी सृष्टि आपस में गुड़मुड़ होती जा रही थी। कुछ क्षण, केवल कुछ ही क्षण वह इस स्थिति में बैठा रहा, फिर एकाएक उछल कर उठा, पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और गधे पर पिल पड़ा। नामुराद, कमबख्त गधे, हरामखोर, बदबूदार जानवर, जानवरों की जमात के लिए लानत। यह वक्त मिला था तुझे अपनी पीठ फेरकर पूंछ घुमाने का, कमबख्त। खुदा तुझे गारत करे। पिटते हुए गधा बुरी तरह उछल-उछल रेंकने लगा। मुल्ला की ऐसी झुंझलाहट और क्रोध देखकर बाकी जुआरी व्यंग्य से मुस्कराने या हंसने लगे थे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे।
सबसे अधिक जोर से लाल बालों वाला जुआरी चिल्लाया, जो यह दाव जीत कर स्वयं को सबसे अधिक खुशनसीब समझ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन थककर हांफने लगा। डंडा उसने एक ओर फेंक दिया। अरे गुस्सा थूक दो दोस्त। आओ एक दाव और खेलो, अभी तो तुम दो चार दाव और भी खेल सकते हो। लाल बालों वाले ने उसे उकसाया, अभी तो 25 तंके और भी हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी यूं हार मानने वाला नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। उसने सोच लिया था कि जब 125 तंके चले गए तो इन 25 तंकों को ही रखकर वह क्या करेगा, इन्हें भी दांव पर लगा देना चाहिए, आर या पार। सोचते हुए वह फिर फड़ पर बैठ गया और पासे उठा लिए। एक बार फिर बाजी जम गई। सभी जुआरी आगे को झुक आए। मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके, इस बार वह जीत गया। अब पासे लाल बालों वाले के पास चले गए। पासे फेंकने से पहले उसने कहा, सारी रकम? ठीक है पासे फेंको। उसने पासे फेंके, दाव उल्टा पड़ा। वह हार गया। और फिर वह दूसरा दाव भी हार गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों दाव वह हार गया। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाग्य पलटा खा गया था और अब सौभाग्य की दृष्टि नसरुद्दीन पर है। वह मोटे मोटे दाव अड़ता रहा, हर बार इस उम्मीद के साथ कि हारी हुई रकम एक ही झटके में वापस आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने 7-8 मोटे दाव लगाए और हर बार हारा। मुल्ला नसरुद्दीन के आगे थाल में तंकों का ढेर लग गया। जब करीब 1600 तके वह हार चुका तो जैसे बौखला गया। सभी साथी दम साधे यह दाव देख रहे थे। लाल बालों वाला बौखलाकर बोला, यदि कोई शैतान तुम्हारी मदद कर रहा है तो दूसरी बात है, वरना तुम हर दाव नहीं जीत सकते। तुम्हारे पास 1600 तंके हैं और मेरे पास उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली, यह रकम है जो मैंने अपनी दुकान का माल खरीदने के लिए रखी हुई थी। मैं तुम्हारी सारी रकम के मुकाबले इसे दांव पर लगाता हूँ, मंजूर है? मुल्ला नसरुद्दीन भी ऊंची आवाज में चिल्लाया, मंजूर है, माल सामने डाल। लाल बालों वाले ने अपनी थैली थाल में उड़ेल दी। सोने के सिक्कों, तिल्लों, रुपए और तूमानों से थाल भर गया। वहां और भी अधिक भीड़ एकत्रित हो गई थी। एक बड़ा घेरा बन गया था उत्सुकता से देखने वालों का। ऐसा भारी जुआ होते वहां कभी नहीं देखा गया था। चाय पीने के तलबगार चाय पीना भूल चुके थे। भट्टियों पर रखी केतलियों में पानी बुरी तरह खौल रहा था। चाय वाला अपनी दुकानदारी करना भूल चुका था। फड़ पर बैठे जुआरियों की सांसें तेजी से चल रही थीं, दिल धड़क रहे थे। लाल बालों वाले ने पासे फेंककर पलकें मूंद लीं। वह पासे देखने में भी भय महसूस कर रहा था। पासे पड़ते ही सभी लोग चिल्ला उठे, 11, 11। इसी उद्घोष के बाद मुल्ला नसरुद्दीन को लगने लगा कि जीत बहुत मुश्किल है। अब केवल 12 नंबर ही जिता सकते थे। अब लाल बालों वाले ने आंखें खोल दीं और अपने साथियों के साथ वह भी चिल्लाने लगा, 11, 11। तुम हार गए। हाँ हाँ हाँ, मैं जीत गया। मुल्ला नसरुद्दीन का बदन ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर भी वह मुस्कराया और बोला, अभी पासे फेंकने बाकी हैं। कहकर उसने पासे उठा लिए, फिर मुट्ठी में हिलाकर फेंकने की तैयारी करने लगा। मगर अचानक उसने अपना हाथ रोका और पलटकर अपने गधे से बोला, इधर पलट। अब इस पर पूंछ मार, जीत की पूछ, ये दाव तुझे जीतना है, समझा? वरना आज तेरी खैर नहीं। मुल्ला ने दूसरे हाथ से पूंछ पकड़कर पासे वाले हाथ की मुट्ठी पर झाड़ा सा लगाया, फिर पासे फेंकने के लिए हाथ उठाया। वहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति जैसे मानसिक तनाव में आ चुका था। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके। अगले ही पल वहां शोर मच गया। पासों पर 2 छक्के थे। 12, 12, 12, एक अजीब सा शोर मच गया वहां।
लाल बालों वाले की तो जैसे खोपड़ी ही सुन्न हो गई। उसकी आंखें इस प्रकार उबल पड़ी मानो अभी बाहर निकल जाएंगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जीती हुई रकम समेटने में व्यस्त हो गया। उसकी एक नजर अपने माल पर थी, दूसरी वहां उपस्थित लोगों पर। वह सभी को संदिग्ध निगाहों से देख रहा था और चाहता था कि अब जल्दी से जल्दी वहां से खिसक ले। हाँ, एक लाल बालों वाला रो दिया। वह बार बार अपने माथे पर हाथ मार रहा था। हायरी किस्मत, हायरी कमबख्ती, बर्बाद हो गया। बिलखता हुआ सा वह उठा और लड़खड़ाता हुआ एक ओर चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सारी रकम अपने गधे की जीन के थैलों में भरी, फिर प्यार से गधे को गले लगाया और चूमा। सामने वाली दुकान से मालपुए लेकर खिलाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिद्धांत था कि जो लोग यह जानते हैं कि तुम्हारा धन कितना है और कहाँ है, उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। यही सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन उस चाय की दुकान से खिसककर बाजार की ओर चल दिया। वह मुड़मुड़कर पीछे भी देख लेता था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।